हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा, दो चरवाड़े रैखिक समीकरण युग की। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। आज हम 3.2 को पढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 को आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले आइए हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लें। इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें सारणी को समझ लिया तो हमारी पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी। तो इसे आपको याद करना है। अगर आपको याद नहीं होता तो आइए हम इसे अपने तरीके से हम इसे समझा दें, लेकिन आपको यहाँ से ये वाली इतनी प्रश्नावली आपको तैयार कर लेना। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम आपको बताएंगे बहुत सिंपल तरीके से। रैखिक समीकरण, तो अगर रैखिक समीकरण क्या होता है तो हमने बताया था कि जिनकी घात एक होती है उससे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमें रैखिक समीकरण कहलाएगा। जो इस टाइप के समीकरण होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे रैखिक समीकरण। और हमारे यहाँ पे रैखिक समीकरण जो a और b यानी जो x और y के गुणांक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं गुणांक। जो a b के रूप में होते हैं हम इसे कहते हैं गुणांक। और जैसे हम यहाँ देखें, पूछे कि x का गुणांक कितना, तो हम कहेंगे a है। हम y का गुणांक कहेंगे तो कितना कहेंगे, b है। ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे c अचर पद होता है, अचर पद होता है c। तो आइए अब हमारे पास चैप्टर क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी हमें क्या, दो रैखिक समीकरण की हमें आवश्यकता होगी और उन्हीं से हम सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले बता दें, अगर हमारे पास कोई भी समीकरण x प्लस 4y इक्वल 3 दिए तो सबसे पहले हमें इनको सबको इस तरीके से बनाना है कि इसे 0 इस दाएं पक्ष में कुछ ना रहे। इस तरीके देखिए, 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल 0, तो हमें सबसे पहले इस रूप में बनाना होगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें के लिए फर्स्ट समीकरण। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, a1x प्लस b1y और c1 इक्वल 0। एक समीकरण हमारे पास ये दिए हैं, और हमारे पास दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। दूसरा समीकरण मान लिया हमारे पास ये दिए है। तो अब इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करके हम कुछ आपको लिखवाएंगे फार्मूले, जो हमने अभी सारणी दिखाई थी ना, वही सारणी के फार्मूले। तो देखिए, और इनमें क्या होता है, a1 इनके गुणांकों की हमेशा तुलना की जाती है। तो आइए देखते हैं, यदि अब इनके हम निकालेंगे तो a1 निकलेगा, इसका b1 निकलेगा, इसका c1 निकलेगा, इसका a2 निकलेगा, इसका b2 निकलेगा, इसका c2 निकलेगा। तब अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 है, यानी क्या, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 b2 है, तो हमारी क्या करती है, जो हमारी रेखाएं होती हैं, रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, क्या होंगी, यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या रेखाएं प्रच्छेद करती हैं और केवल एक हल होता है, एक हल होता है। तो हमारी कंडीशन क्या है, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं और केवल एक हल होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में प्रच्छेद करने का मतलब कैसे। अगर हमारे पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो एक दूसरे को किस बिंदु पे छेद करें, जिस बिंदु पे काटेंगी उससे ही हम क्या कहते हैं, प्रच्छेद बिंदु कहते हैं। और दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे, केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे। इस वजह से इनका क्या होगा, केवल एक हल होगा। यानी वो जितने बिंदु पर प्रच्छेद करें, यानी जितने बिंदु पर काटे, तो उसके उतने ही हल होते हैं। तो हमारी ये रेखाएं दोनों किस बिंदु पर काट रही हैं, ओनली एक बिंदु पर काटेंगे, इस वजह इससे क्या हो, केवल एक हल होगा। तो आइए अब दूसरा देखते हैं, यदि a1 अपान a2 इक्वल
B1/B2 इक्वल C1/C2। यदि हमारी रेखाएं A1/A2 B1/B2 C1/C2 हैं, तब क्या होता है, तब रेखाएं समपाती होती हैं, समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। अब इससे भी समझते हैं क्या कह रहा है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तब रेखाएं समपाती होते हैं। तो समपाती का मतलब होता है कि अगर हमने एक लाइन ये कर दी, हमारी एक लाइन नहीं, हम इसे एक रेखा कहेंगे। अगर माना हमारी एक रेखा ये हो गई, तो अब क्या, अगर समपाती का मतलब है कि इसी के ऊपर से हमारी दूसरी रेखा भी जाएगी। तो जो दूसरी रेखा क्या होगी हमारी, वो भी रेखा इसी के ऊपर से होके जाएगी। जब इसी के ऊपर से होके जाएगी तो कौन, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रत्येक बिंदु पे कट करेंगी। कितने बिंदु पे, प्रत्येक, यानी अनंत बिंदु पे कट करेंगे, यानी अपरिमित रूप से बहुत बार कट करेंगी। इस वजह से क्या होंगे, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये दोनों रेखाएं एक ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे देखिए इस तरीके से, जैसे एक रेखा हमारी ये पिन हो गई और दूसरी उसी के ऊपर ये हमने दूसरा पिन रख दिया। तो अब ये क्या, ये पिन नीचे वाले पिन के हमेशा बराबर से जा रहा है ना, प्रत्येक बिंदु पे मिल रहा है ना। अगर प्रत्येक बिंदु पे मिल रहा है तो प्रत्येक बिंदु पे काटेगा। इस वजह से क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन। यदि रेखा हमारे पास A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 है। क्या, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 है, तब रेखाएं समांतर होती हैं। तब रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है। आइए अब इससे भी समझते हैं रेखा के। क्या कह रहा है कि अगर रेखाएं हमारे पास समांतर होती हैं, जब क्या होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होगा, तब रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। तो समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर एक रेखा हमारे पास ये है तो दूसरी रेखा हमारी उसी के जस्ट बिल्कुल नीचे से होके जाएगी, तो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेंगी ही नहीं, तो इस वजह से इनके कोई हल नहीं होंगे। तो ठीक है ना। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब जान लेते हैं कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, संगत तथा असंगत। कि अगर संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो संगत का मतलब है कि जिनके हल होंगे। संगत अगर हम सवाल लगाएंगे जब अगर हमें आगे मिलेंगे तो क्या होगा, संगत का मतलब क्या होगा, जिनके हल होंगे, जिनके हल होंगे। अब बताओ, जिनके हल होंगे तो क्या होगा, रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, यानी कि रेखाएं समपाती होती हैं और उनके क्या होंगे, हल होंगे। यानी जिन रेखाओं के हल निकल के आएंगे वो रेखाएं हमारी क्या होंगी, संगत होंगी। और असंगत क्या होती हैं, जिनके हल नहीं होते, जिनके हल नहीं होते हैं। अब जिनके हल नहीं होते हैं तो वे कौन रेखाएं होती हैं, वे समांतर रेखाएं होती हैं। वे रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि संगत समीकरण वो समीकरण कराते हैं जो समपाती होते हैं या जिनके हल होते हैं, और असंगत समीकरण वो समीकरण कहलाते हैं जिनकी रेखाएं समांतर होती हैं और जिनके हल नहीं होते। तो आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व।
क्या कर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना, तो आइए करते हैं। तो पहले सवाल क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अब क्या करें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इससे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लें हमारी कक्षा कौन है, कक्षा 10 है हमारे पास। उसमें कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, कुछ बॉय भाग ले रहे हैं और कुछ गर्लें भाग ले रही हैं, ठीक है ना। अब क्या, कक्षा 10 में कुछ लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं और टोटल ये लोग कितने हैं, टोटल ये 10 लोग हैं। लड़के और लड़कियों को मिला के कितने टोटल लोग हैं, 10 लोग हैं। तो ये हमने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया। तो आइए अब सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, तो सवाल के लिए क्या कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो हम करेंगे माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। हमने लड़कों की संख्या x मानी है तथा लड़कियों की संख्या हमने y मानी। तो अब हमारे पास कुल संख्या कितनी हो जाएगी, लड़के और लड़कियों की टोटल क्या हो जाएगी, तो यहां से नाउ प्रश्नानुसार तो हमारे लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x + y = 10, क्योंकि ये x क्या है लड़कों की संख्या और y क्या है लड़कों की संख्या। तो ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण 1। अब क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो क्या करें, लड़कों की संख्या हमारे पास अब दूसरा मान कितना x और लड़कियों की संख्या कितनी है y। तो अब कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो आइए हम इसे यहाँ पे समझाने का प्रयास करें। अगर हमारे पास 5 है और ये 2 है, तो हम कहें कि ये 2 से 5 3 अधिक है, तब क्या करेंगे, या तो हम इसमें 3 जोड़ें या फिर हम इसमें 3 घटाएं, जब तो ये बराबर आएंगे। तो हमें इन्हें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें लड़कियों की संख्या में 4 घटाना पड़ेगा या फिर लड़कियों की संख्या में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, लड़कियों की संख्या में हमने 4 घटा दिया। इसको अब सॉल्व करेंगे तो इनको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, ये x - y बराबर -4, ये बन गया समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो इनको हमें ग्राफीय विधि में हल करना है। तो मैं आपको बताऊंगा ग्राफीय विधि में हल करके, लेकिन इससे पहले जो हमने प्रश्नावली 3.1 पढ़ी है उसे हमने पूरा ग्राफीय विधि में हल किया है। तो आप अगर ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। तो हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो अब करते हैं समीकरण 1 से पहले ग्राफीय विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हमें बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले बिंदु निकालें। बिंदु निकालने का बहुत सिंपल सा मेथड होता है। समीकरण 1 से हमने क्या है, समीकरण 1 हमारे पास क्या, x + y = 10। तो सबसे पहला काम है हमारे पास, हमें एक इस तरीके का बॉक्स के रूप में बनाना है और हमें इसमें x लिखना है, एक y लिखना है। जब भी समीकरण के बिंदु निकालना हो तो हमेशा एक बार x बराबर 0 रखो और एक बार y बराबर 0 रखो। तो आई जब x बराबर 0 तो यहाँ पे रखो समीकरण 1 में x बराबर 0 कितना का, 0 + y = 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी जब हमने x का मान 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। तो हमने x का मान 0 लिया तो y की वैल्यू निकल के आई 10। अब हम y बराबर 0 रखें समीकरण 1 में तो कितना आएगा, x + 0 = 10। तो x = 10, यानी जब हमने y बराबर 0 लिया तो x का मान कितना निकल के आया, 10। तो हमारा x का मान 10 और y का मान हमने जब 0 लिया, तो ये हमारे समीकरण 1 के बिंदु हो गए। अब इसी तरीके से अब हम समीकरण 2 को करते हैं। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 हमारे पास कितना है,
x माइनस का y इक्वल माइनस का 4। तो अब इसमें भी एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो रखो x बराबर 0 कितना आएगा 0 माइनस का y इक्वल माइनस का 4 माइनस का y माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना निकल के आया 4। तो फिर यहाँ पे भी वही एक बॉक्स बनाना है x y। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 4। तो हमने x का मान 0 तो y का मान 4 आया। अब इसी तरीके से y बराबर 0 रख कितना आएगा x माइनस 0 माइनस का 4। तो x इक्वल माइनस का 4, यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल गया माइनस का 4। तो अतः हमारे बिंदु कितने हो गए, अतः बिंदु हमारे पास a कितना हुआ 0, 10 और हमारे पास b कितना हुआ 10, 0। और इसी तरीके से इससे c कितना हुआ हमारा 0, 4 और d कितना हुआ माइनस का 4, 0। तो ये आ गए हमारे बिंदु। जब हमें बिंदु पता चल गया तो अब आइए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। और दोस्तों लेकिन हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, लेकिन आप ग्राफ में ही ये सॉल्व करें। एक ग्राफ तो सबसे पहले हम क्या करें, ये हमारा क्या हुआ, एक इस तरीके से ऊर्ध्वाधर और एक इस तरीके से हम दो लाइन खिंचाएंगे। ये हमारा हमेशा x एक्सिस होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। और ये x अक्ष ये वाला पॉजिटिव होता है और ये x अक्ष नेगेटिव होता है। इसी तरीके से ये y अक्ष पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ये 0, 0 होता है। तो अब देखिए बिंदु, तो सबसे पहले हम इनको कुछ पैरामीटर मानेंगे। अब तो देखिए अब हमारे पास बिंदु कितना है 0, 10, 10, 0, 2, 4। तो हम क्या करेंगे 2, 2 के बिंदु मानते हैं। हमने 2, 2 के अंतराल में हम इनको नोट कर लेंगे। तो 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 ये हुआ। इसी तरीके से इधर करेंगे, लेकिन ये क्या होगा माइनस के होंगे क्योंकि इधर वाले सब क्या होते हैं माइनस के। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है ना। इसी तरीके सब ऊपर भी जाएंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। इसी तरीके से नीचे भी आएंगे तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12। तो हमने ग्राफ में ये बिंदु अंकित कर लिए। तो आइए अब करते हैं। तो पहला बिंदु हमारा कितना है 0, 10, यानी हमारा x कितना है, पहले वाला x होता तो x कितना है 0 और y की वैल्यू है 10। तो ये कहाँ पे होगा, x सब कहाँ पे 0 होता है इस लाइन पे। तो x तो 0 हुआ और y का मान कितना है 10। तो यानी पहला बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, पहला बिंदु हमारा ये होगा, कितना होगा 0, 10। ये हमारा पहला बिंदु हुआ। और दूसरा बिंदु हमारा b बिंदु कितना है 10, 0, यानी x का मान 10 और y का मान 0। तो x का मान 10 कहाँ पे होगा यहाँ पे और y का मान 0 यहाँ पे। तो b बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 10, 0। तो अब इसे हम ड्रा करते हैं। तो हमारे पास तो हमने पट्टी भी नहीं ली अभी फ़िलहाल, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप ग्राफ में और पट्टी से बनाइए। तो ये क्या हुआ हमारा बिंदु हो गया, एक ये लाइन ड्रा हो गई। अब दूसरे बिंदु देखते हैं हमारे कितना है। दूसरा सी बिंदु है 0, 4, यानी x का मान 0 और y का मान 4। तो देखिए हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा 0, 4, x का मान 0 और y का मान 4। तो यहाँ पे आ जाएगा। और सी बिंदु 0, 4 और डी बिंदु देखिए कितना है माइनस का 4, 0, यानी x का मान -4 और 0। तो x का मान -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और 0 तो कितना हो जाएगा डी बिंदु माइनस का 4, 0। तो अब इसको भी मिला देंगे। ठीक है ना। तो अब ये लाइन जो एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करेंगी तो वही हमारे क्या आ जाएगा x और y के मान। तो हमने चलो इसे ग्राफ में दर्शा दिया, ठीक है ना। तो आइए अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मिलाए हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम फिलहाल हमारे एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते, लेकिन आप ग्राफ पेपर में बना दो बिल्कुल आप एग्जैक्ट बता देंगे। तो ये हो गया हमारा
पहला समीकरण। आइए अब इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन, पहले का सेकंड पार्ट अब करते हैं। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे भी हमें डिक्टो उसी तरीके से करने हैं, तो आइए इससे भी करते हैं पहले का दूसरा। इसे करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या, हमें पेन और कलम, हमें पेंसिल और कलमों का मूल्य निकालना है। तो जब से पहले जो निकालना होता है उससे हमें मानना पड़ेगा। क्या करें, माना पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है तथा एक कलम का मूल्य y है। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना और हमने एक कलम का मूल्य y रुपये माना। तो अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। और फिर कह रहा है 7 कलमों, यानी एक कलम का मूल्य हमारे पास कितना है y, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y। अगर इन दोनों का टोटल हमारे पास 50 रुपये है, तो ये क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब आइए अगली कंडीशन क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमें, यानी एक पेंसिल हमारी x रुपये की है, तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 7x की, और कलमें 5 कलमें है, तो एक कलम हमारे पास y रुपये की है, तो 5 कलम कितनी हो जाएगी 5y की, और दोनों का कह रहा है कितने रुपए के मिल रहे हैं 46 रुपए के। तो ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा। तो अब इससे भी हमें ग्राफी विधि में हल करना है। तो हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो इनको भी हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो आइए निकालते हैं बिंदु इनके। तो समीकरण 1 से 5x + 7y = 15, ये हुआ। तो हम क्या रखेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो पहले x बराबर 0 रखो, इसमें कितना आएगा 5 × 0 + 7y = 50, कितना आ जाएगा 7y = 50, यानी y = 50/7। अगर हम इसका भाग दे डिवाइड करें तब कितना आ जाएगा, यानी 7.14, इस लगभग इतना आएगा, लगभग। तो ये आया। तो हमने क्या किया कि जब हमने यहाँ पे उसी तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे x y, यानी जब हमने x का मान 0 लिखा तो y का मान हमारा कितना आया 50/7 निकल के आया। अब जब हम क्या करेंगे, अब y बराबर 0 रखेंगे, तो रखो y बराबर 0, तो 5x + 7 × 0 = 50, तो 5x = 50, तो x = 10, यानी जब हमने x y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल के आया हमारा 10 निकल आया। तो ये हमारा एक बिंदु निकल आया, समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके अब समीकरण हम सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से हमें समीकरण 2 हमारे पास है 7x + 5y = 46। तो इसमें भी एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो जब हमने x बराबर 0 रखेंगे कितना आएगा 7 × 0 + 5y = 46, तो 5y = 46, तो y = 46/5। इसका करें तो 9.2 आएगा। तो हमने क्या किया, जब x का मान 0 रखा, फिर हमारा वही काम किया, हमें एक बॉक्स बनाना है, एक x 0, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 46/5। अब हम y बराबर 0 रखेंगे, तो रखो इसमें 7x + 5 × 0 = 46, तो 7x = कितना हो जाएगा 46, तो x = अब इसको हम 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा
46/7, यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो कितना आया 46/7। तो अब ये हमारे बिंदु होगा तो क्या होगा, अतः बिंदु ए हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 50/7, यानी कि हम इसे 7.14 भी लिख सकते हैं। और b हमारे पास कितना आएगा, ये यानी x का मान 10 और y का मान 0, तो हमारे b निकाल। इसी तरीके हमारा c बिंदु कितना हो जाएगा, जब हमने x का मान 0 तो y का मान कितना 46/5, और d के बिंदु हमारा कितना हो जाएगा x का मान 46/7 इंटू y का मान 0। तो ये हमारे हो गए बिंदु। जब बिंदु हो गए तो आइए इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने की फिर वही, सबसे पहले हमें ये 2 लाइनें ड्रा करनी होती हैं जो एक दूसरे को काटें। इसे हम x एक्सिस कहते हैं, इसे हम x का नेगेटिव एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, और ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा y नेगेटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। और इसे क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु 0,0 कहते हैं। तो अब हमारे पास जो बिंदु हैं तो देखिए कितना 50/7, अगर हम इसका निकालें कितना आएगा 7×7 = 49, 1 7 × 9 7, 3 7 × 4 यानी 7.14 आएगा। तो हमारा पहला बिंदु कितना होगा 0,7.14। तो हम क्या करें, हम इसको मानते हैं 2-2 के अंतराल में। हमारे क्या हो जाए, इसे पहले माना था 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये प्लस वाले हो गए। अब ये वाले प्लस वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो हमने प्लस के लिख लिए। अब माइनस वाले, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 12, इस तरीके यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 और माइनस का 12। तो ये हमने बिंदु अंकित कर लिए। तो आइए अब निकालते हैं पहले कितना हमारा x का मान 0 है और y का मान कितना है 7.14, यानी 7 से ज़्यादा और 8 से कम। तो y का मान हमारा क्या है, x का मान 0 इस लाइन में होता है, y का मान कितना है ये 6 और यार 7 यहाँ पे होगा, 7 खुद ज़्यादा, यानी कहाँ पे आएगा इस बिंदु पे आ जाएगा हमारा y का मान, सॉरी a का मान। हमारा a कितना होगा, a हमारे इस बिंदु पे होगा जो है 0,50/7, ये बिंदु होगा हमारा 8 से थोड़ा कम। और हमारा b बिंदु कितना है 10,0, यानी x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 यहाँ पे होगा और y का मान 0 इसी लाइन में। तो b बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 10,0। तो आइए पहले इस लाइन को ड्रा करते हैं। ये बिंदु हमारे यहाँ पे, ये हमारी लाइन ड्रा हो गई। लेकिन आप ग्राफ पेपर में ही बनाए, मैं तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने की वजह से मैं अब इसी में बना देते हैं। अब आइए सी बिंदु हमारा कहाँ पे 0,46/5, 46/5 का मतलब अगर हम निकालें तो पन्नम 45 1 यानी 9.2, और 46/7 भी निकाल ले, 7 छंग 42, 4 आएगा, पॉइंट लगा 0, तो 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पना 35 जाएगा, 5 आएगा 0, फिर 7×7 = 49 आ गया, यानी 6.57। अब हमारी ये बिंदु निकाला, तो अब हमारा सी बिंदु कितना होगा 0,46 का मतलब कि 9.2, तो 0,9.2 प्लस में, तो 0 तो ये होगा 9.2, यानी 9 से ज़्यादा यहाँ पे बिंदु होगा सी बिंदु हमारा जो है 0,46/5, ये हुआ। डी बिंदु कितना 46/7 यानी 6.57, यानी 6.5 से ज़्यादा, तो हमारा 6 ये है, तो 6.5 से ज़्यादा क्या हो यहाँ पे बिंदु होगा, डी बिंदु हमारा यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ डी 46.7, तो अब इसे भी मिला देते हैं, यानी ड्रा कर दें इन बिंदुओं को। तो ये लाइन हमारी ड्रा हो गई।
तो हमारे दोनों को हमने ग्राफी विधि में सॉल्व कर दिया। तो अब हमारे कहाँ होगा, क्वेश्चन नंबर हमने पहला और दूसरा को सॉल्व कर दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। हम अगले बताएंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से हम लगाएंगे, नहीं कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।